Hello students, good morning to all of you students. Today we will discuss about next sample paper है second sample paper. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। इसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है जिसको चूज करना है। वो क्या है, करें कि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपनी प्राइमरी डिपॉजिट में से ही क्रेडिट को क्रिएट करती है। सेकंड सही है, बिल्कुल राइट है। सेकंड कहता मनी मल्टीप्लाइज डायरेक्टली रिलेटेड टू एलआरआर। जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो एलआरआर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है? नो। कैसा होता है? इनवर्स। एलआरआर जितना ज्यादा होगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर कैसा होगा हमारा? कम। ठीक है। अब है उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज नॉट ऑथराइज टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये भी गलत है। आरबीआई बैंक तो ये फंक्शंस प्ले करती है, कौन सा? कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। कौन सा रोल प्ले करती है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, और नेट कैसा होता है? एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्रीज इन मनी, इंक्रीज इन क्रेडिट मनी इन केस ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी के केस में क्या होगा? करें कि मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू, या मनी वैल्यू लेस देन कॉमोडिटी वैल्यू, नन ऑफ दीज। क्या क्रेडिट मनी? तो आज हम कौन सी मनी यूज कर रहे हैं? क्रेडिट मनी का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मनी वैल्यू, जो उसके ऊपर मनी वैल्यू लिखी हुई है ना, वो ज्यादा है किससे? उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल 2000 का पेपर नोट है, अगर उस पर 2000 को हटा दिया जाए, जो पेपर यूज हुआ है वो क्या है? कॉमोडिटी है। एज अ पेपर हम उसे यूज करेंगे तो क्या है? कॉमोडिटी। तो कॉमोडिटी वैल्यू कैसे? उसकी बहुत ही कम है। और वहीं उसकी जो मनी वैल्यू जो 2000 रुपीज लिखा हुआ है, जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मार्केट में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, वो कैसा है? ज्यादा। इट मीन्स की क्रेडिट मनी क्या होगी? मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। Next, read the following statement, assertions and reason. Choose of the one alternates given below. Assertions में कहते हैं ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी गैप, जब डिफ्लेशन आया हुआ हो तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। कह रहे कि जब डिफ्लेशन आया हुआ है तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाती है? इज मोर देन, ज्यादा होती है किससे? पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड से, टू मेंटेन। तो एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल है वो कैसी है? मोर देन है पोटेंशियल से डिमांड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट कह रहा है रीजन में रिसेशंस इन द इकोनॉमी लीड्स टू फॉल इन डिमांड। जो रिसेशंस होता है वो डिमांड को फॉल करता है, ये बिल्कुल राइट है। कह रहे हैं कि कंपेयर रिसेशन लीड्स कर कंपेयर विद सप्लाई, बिल्कुल राइट है। तो इट मीन्स कि ए एंड आर दोनों कैसे हैं? सही हैं, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस कॉलम थर्ड सेकंड बाय मैचिंग देम विद द ऑप्शंस। कह रहे हैं कि जीडीपी, जीडीपी का क्या मीनिंग है? तो कह रहा है कि फर्स्ट क्या गिवन है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन इसका क्या आएगा? ये किसका किसका पार्ट है? जीडीपीएमपी का, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एनएफआईए का पार्ट है, एनआईटी का पार्ट है, या ये हमारा या एनडीपीएफसी का ये पार्ट है। तो ये किसका पार्ट है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसमें क्या एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसा है? एक्सक्लूडेड है। तो एक्सक्लूडेड है इट मीन्स कि किसका पार्ट है? एनडीपीएमपी का, क्योंकि नेट के अंदर ही जो डेप्रिसिएशन वो कैसा होता है? एक्सक्लूडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
इसी में इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, मार्केट वैल्यू है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या है, ये हमारी एंड इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन। जिसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूड है वो क्या है आपका, जीडीपी एमपी। क्या है आपका, जीडीपी एमपी। नेक्स्ट है कि इट इज डिसाइडेड एज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड। एनएफआई ये है, ये हमारा इट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। डिफरेंस क्या होता है, एनआईटी हमारा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस इन कॉलम सेकंड बाय मैचिंग। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें केस है। केस क्या कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग केसेस, स्टडी पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। क्वेश्चन है नेशनल इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो नेशनल इनकम है हमारी कॉन्सेप्ट, बीओपी कॉन्सेप्ट है, आर टू इंपोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है, एक इंपोर्टेंट वेरिएबल्स हैं इन एन ऑपरेटिव इकोनॉमिक मॉडल। नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स। नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स का टोटल जो खर्चा होता है वो हमारे नेशनल इनकम होता है। जीडीपी प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली रिपोर्टेड एंड क्लोजली मॉनिटर्ड एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स। जीडीपी इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी। जो जीडीपी का मेजरमेंट होता है वो इकोनॉमी का साइज होता है। इट टेल्स अस, जो हमें बताता है टोटल अमाउंट ऑफ स्टफ, कि जो टोटल अमाउंट कितना है, स्टॉक का टोटल अमाउंट कितना है। द इकोनॉमी प्रोडक्ट, एनी चेंज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स लीड्स टू चेंज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। Also change in foreign exchange rate affect trading relations between the country। ये हमारा नेशनल इनकम और कुछ बीओटी के इंपोर्टेंस के बारे में बताया गया है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट। कि जब इंपोर्ट बढ़ जाएगा उसका इंपैक्ट क्या होगा द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ द नेशनल इनकम। कोई डोमेस्टिक कंट्री है, उसकी हम मान लेते हैं इंडिया, इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर इंपोर्ट के बढ़ जाने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नेशनल इनकम क्या होगी उसकी, डोमेस्टिक कंट्री की, बढ़ेगी, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, डिपेंड ऑन अपॉन एक्सचेंज रेट। देखो इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि हम बाहर से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम तो जा रही है यहां से, भाई पेमेंट करनी पड़ेगी। इट मींस कि पेमेंट इज मोर देन रिसिप्ट्स हैं, तो इट मींस कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ, यहाँ एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा होता तो इनकम क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ होम कंट्री एंड रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट, यहां पर जो इनकम ली जाती है चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है या फिर होम कंट्री की है, वो कंप्लीट किसकी होती है, रेजिडेंट की इनकम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज ऑन अ राइज। अगर जीडीपी बढ़ रही है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी की इंक्रीज होने से एक्सचेंज रेट क्या होगा। भाई जीडीपी बढ़ रही है, इट मींस कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ती है तभी जीडीपी बढ़ती है। डिमांड बढ़ रही है, इट मींस कि फॉरेनर डिमांड गुड्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट, डिमांड इंक्रीज, इट मींस कि क्या होगा, एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो राइज, एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैंक्स करंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस इंपैक्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। कह रहे कि इसमें से कौन सा बीओपी के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है, करंट ट्रांजैक्शंस इफेक्ट डालती हैं या कैपिटल ट्रांजैक्शन इफेक्ट डालती हैं। तो करंट ट्रांजैक्शंस तो कौन सी होती है, विच डू नॉट इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट कंट्री, सॉरी गवर्नमेंट में तो हमारा बजट आ जाएगा, कंट्री।
तो कह रहे हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डालती है वो कौन है, कौन इफेक्ट डालती है, एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ता है, हमेशा कैपिटल ट्रांजैक्शंस का। नेक्स्ट इज ब्लैंक सेविंग रेफर्स टू द प्लांट सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इसमें से कौन सी सेविंग्स होंगी जो प्लांट सेविंग्स है, तो कौन सी होती है प्लांट एक्सेंट सेविंग्स, और नॉन प्लांट या रिलीज कौन सी होती है, रिलाइज कौन सी होती है, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। तो अब है नेक्स्ट हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में कहता है मिशन डेवलपमेंट इंडिया इज द प्लान टू ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का प्लान है टू क्रिएट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, की किसको क्रिएट करना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना है। इट कंप्राइज ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन इरिगेशन, इसको करने के लिए उसने इरिगेशन फैसिलिटी कर रहा है, रोड फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, हाउसिंग दे रही है, वाटर सप्लाई फैसिलिटी दे रही है, टेलीकम्युनिकेशंस कनेक्टिविटी कर रही है। तो अबव स्टेटेड एग्जांपल इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू। कह रहे कि इसमें से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, तो क्या है ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है, वो भी कौन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। एलाबोरेट इट, ऑल्सो स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन रूरल ग्रोथ। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे तो क्या होगा, रूरल ग्रोथ बढ़ेगी। क्या कह रहे हैं आंसर, it is an example of government expenditures, the principal component of fiscal policy, ये fiscal policy के important component हैं। such expenditures of government on constructed of road, education, defense of the country are made by the government to correct the situations of excess demand। ये एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं। व्हेन दिस एक्सेस डिमांड, जब ज्यादा खर्चे हैं, अगर एक्सेस डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट रिड्यूस दिस एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन खर्चों को रिड्यूस कर देती है। इफ द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कैन अ फिस्कल डेफिसिट अकर विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट। क्या फिस्कल डेफिसिट बिना रेवेन्यू डेफिसिट के आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू की क्या हो, रेवेन्यू रिसिप्ट मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बट फिस्कल डेफिसिट मींस टोटल एक्सपेंडिचर्स ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों को इंक्लूड किया गया है, वही रेवेन्यू में ओनली रेवेन्यू को कंसीडर किया गया है। तो एक रेवेन्यू के डेफिसिट आने से फिस्कल डेफिसिट आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, और बिना रेवेन्यू डेफिसिट के फिस्कल डेफिसिट आ सकती है। हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ओवर कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के ज्यादा हो, कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की कैसी हो, कम हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या आ सकता है, फिस्कल डेफिसिट आ सकता है। रेवेन्यू किसमें, डिसिप्लिन में है। क्लियर हो गया। और में है आ फिस्कल डेफिसिट नेसेसरी लीड्स इन इन्फ्लेशन कमेंट। देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा इन्फ्लेशन को लीड्स करता है। तो इसका आंसर आप यस में भी दे सकते हो, नो में भी दे सकते हो। क्या होगा, यस। हाँ, फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशन व्हेन दिस डेफिसिट्स आर यूज्ड फॉर कंजप्शन पर्पस। यदि इन डेफिसिट को कंजप्शन पर्पस से यूज किया जाए तो ये इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। अदरवाइज इफ दीज डेफिसिट यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो दिस डेफिसिट कैन नॉट अराइज एनी इन्फ्लेशन सिचुएशंस। देखो अगर फिस्कल डेफिसिट ये बोरोइंग्स हैं, अगर उसको कंजप्शन पर्पस से यूज किया गया है तो वो इन्फ्लेशन लेकर आएगा, जरूर इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि कंजप्शन एक्टिविटी जैसे कि सब्सिडी दे दी, ओल्ड एज पेंशन दे दी, लोगों की इनकम बढ़ रही है, बट क्या नहीं बढ़ रहा, कोई भी मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, जीडीपी नहीं बढ़ रही है। मतलब विदाउट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए लोगों की इनकम बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई हो नहीं रही है, डिमांड ज्यादा हो गई तो इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन वहीं अगर इस डेफिसिट के बोरोइंग्स को प्रोडक्टिव पर्पज से यूज किया जाता तो क्या होता, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन जीडीपी बढ़ती है, लोगों की इंप्लॉयमेंट मिलती, इनकम बढ़ती। लेकिन जब इनकम बढ़ी साथ साथ लोगों ने प्रोडक्शन भी तो किया है, तो सप्लाई भी बढ़ी है, तो वहां पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। तो आंसर में देखो इसमें कहा है पहले नो,
अ फिजिकल डेफिसिट डज नॉट नेसेसरीली लीड्स टू इन्फ्लेशन। जरूरी नहीं है कि फिजिकल डेफिसिट किसको, इन्फ्लेशन को ही राइज करे। इफ फिजिकल डेफिसिट इज यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी, यदि इस फिजिकल डेफिसिट का इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी में यूज किया जाए और अदर कैपिटल प्रोजेक्ट में यूज किया जाए, इट विल नॉट अन इन्फ्लेशनरी, ये इन्फ्लेशनरी नहीं होगी। However, जबकि फिजिकल डेफिसिट इज फाइनेंस बाय इशूइंग न्यू करेंसी, अगर इस फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट क्या कर रही है, न्यू करेंसी को प्रिंट कर कर इशू करवा रही है, तो डेफिसिट की प्रॉब्लम्स आएंगी ही, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं हम ना। इट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगी। दिस कैन बी फर्दर वर्सेंड इफ न्यू करेंसी यूज इन फाइनेंस द करंट कंजप्शंस एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। कहते इन अ डेवलपमेंट इकोनॉमी सेंट्रल बैंक प्ले अ प्रोमिनेंट रोल, कमेंट। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, कमेंट कीजिए। बिल्कुल राइट है। कैसे? क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है, क्योंकि बैंकर्स ऑफ बैंक है सेंट्रल बैंक, उसका एज ए एजेंट, एज ए सुपरवाइजर क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। फिर कहते हैं कि प्रमोशनल फंक्शन, कुछ प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं उनको प्ले करती है कि किसी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो सेंट्रल बैंक उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। फिर डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द क्रिएशन बैंक, द सेंट्रल बैंक मस्ट देयरफॉर टेक ऑल दो स्टेप्स विच हेल्प द अचीवमेंट्स या एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एडवांसमेंट में जरूरी होते हैं उन सबको खर्चों को करने के लिए कौन हेल्प करती है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक हेल्प करती है। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स बताने, तो कंपोनेंट्स आप सभी को पता है। कंपोनेंट्स मेजरमेंट तो है 4, M1, M2, M3 एंड M4, बट कंपोनेंट आ जाए तो क्या एक्सप्लेन करना है आपको, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट विच इज हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, OD अदर डिपॉजिट विच इज हेल्ड बाय द RBI। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, एक इकोनॉमी है जहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको बढ़ाया गया 100 करोड़ से। इट मीन्स कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 करोड़। एज अ रिजल्ट इनकम इंक्रीज बाय 2500 करोड़। तो इनकम क्या हो जाती है, 2250 करोड़ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर के कितना आ गया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, 2.5 आ गया के, मतलब 2.5 गुना क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। वट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो 2.5 टाइम आ गया। वट डज दिस इंप्लाई, ये किसको इंप्लाई करता है, इट इज इंप्लाई करता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम बाय 2.5 टाइम्स। ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लायर कैलकुलेट कीजिए, फाइंड आउट चेंज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट चेंज इन 750 करोड़। यदि इन्वेस्टमेंट को 750 से इंक्रीज कर दिया जाए तो इनकम कितनी बढ़ेगी, वही सेम चेंज इन वाई निकालनी है, तो 1875 इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम डीवैल्यूएशन। जो डेप्रिसिएशन होता है वो डीवैल्यूएशन से बिल्कुल डिफर होता है। कैसे होता है डिफर, डिस्कस कीजिए। देखो डीवैल्यूएशन, जो डेप्रिसिएशन है और डीवैल्यूएशन है, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मीनिंग दोनों के एक है। डीवैल्यूएशन हम यही बताते हैं, फॉल इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सेम डेप्रिसिएशन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बट इन केस ऑफ डीवैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्लाइन बाय द गवर्नमेंट। डीवैल्यूएशन की सिचुएशन में वहां करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन कौन करता है, कौन करता है डिक्लाइन, गवर्नमेंट करती है। बट डेप्रिसिएशन में वैल्यू को डेप्रिशिएट कौन करता है, थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, ये वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है, क्लियर हो गया, ये डिफरेंस आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस है। कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडी। एडी क्या होती है, ऑल्सो
एक्सप्लेन द कंपोनेंट ब्रीफली। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपके बुक में पूरा दे रखा है। एडी क्या होता है? एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल्स प्लान टू इंकर then the people's plan to incur on the purchase of all final goods and services produced within the domestic territory। ये क्या है? एडी है। एडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X एंड IM। लेकिन आपको दोनों में बताना है कि इकोनॉमी, इन ओपन इकोनॉमी, ये कंपोनेंट किसमें है ना? ओपन इकोनॉमी कंपोनेंट है कि जब इकोनॉमी ओपन में है तो सी हाउस होल्ड की कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बाद आई किसके? प्रोड्यूसर्स की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, एंड एक्स एंड आई एम क्या है? हमारा नेट एक्सपोर्ट है। तो ये कंपोनेंट आप क्या कर दोगे? इसको एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आपको और भी पता है तो आप एडी की ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हो। स्लोप अपवार्ड होता है, एडी ऑलवेज शूट फ्रॉम ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, एडी हमेशा इनकम के साथ साथ राइज होता है, एडी के अंदर सी प्लस आई ये कंपोनेंट्स इंक्लूड्स होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद इसके और में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको खुद से करना है और मेरे पास फिर इसके होमवर्क भेजना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस में हमारा क्या आ गया? फिर नेशनल इनकम निकालनी है, जीडीपी एमपी निकालनी है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप नेशनल इनकम इसमें से निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये सेक्शन ए है जो कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए सभी बच्चों को करना है और करके अपना होमवर्क सेंड करना है बेटा। ध्यान रहे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किसी को छोड़ने नहीं है, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीपली सीरियसली इनकी स्टडी करनी है, ठीक है।